हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण एजुकेशन चैनल पर। साथियों देखिए, अभी का जो हम लोग का ये क्लास है, यह है बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए, जिसका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है आप लोगों का, और बहुत ही जल्द 10 लगभग के पहले हफ्ते में ही दिसंबर में इसका एग्जाम होने का नोटिफिकेशन ऐसा आया है। देखिए, यह जो अभी हम लोग का इस क्लास में जिस बुक का तैयारी कर रहे हैं, वो है एडुटेरिया पब्लिकेशन बिहार दरोगा के लिए है, जो कि वॉल्यूम 2 है। और हम लोगों ने पहले वॉल्यूम 1 को कंप्लीट कर लिया है एडुटेरिया पब्लिकेशन का। ठीक है, वॉल्यूम 1 को हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ से वॉल्यूम 1 का सारा वीडियो को वॉच कर जाएँ। क्योंकि अगर आप लोगों को जीरो लेवल से तैयारी करना है ना, और जल्द से रिकवरी करना है सारा चीज़, तो सारे जो भी प्रैक्टिस सेट अभी करा रहे हैं सुबह में, ये एडुटेरिया का करा रहे हैं अभी, और शाम में कराते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा के लिए। तो दोनों ही सेट से, और एक एडुटेरिया पब्लिकेशन का क्लास होता है जो कि 5000 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें। वो सभी वीडियो को एकदम जीरो लेवल से अच्छे से एकदम वॉच करें, और इसको अच्छे से नोट्स बनाएं, और तैयारी को बहुत ही मजबूत तरीके से बनाएं। तो वॉल्यूम 1 जिसने भी नहीं देखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से वॉल्यूम 1 को वॉच करें। और अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 2, जो कि इसके चौथा नंबर सेट है। वॉल्यूम 2 का चौथा नंबर सेट है। हम लोगों ने 3 सेट्स इसके भी पहले कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं, वो सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर तीनों सेट्स मिल जाएंगे। और पहले के भी वॉल्यूम 1 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सारा लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, अभी के क्लास में हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रैक्टिस है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो आइए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बुकटेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो कब फेंके थे, तो 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। और उस समय सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, उस समय सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल थे। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किनके सहयोग से, तो देखिए यहाँ पर तीनों गलत दिया गया है, किसी के भी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में की गई थी। ठीक है, इसको नोट करिए कि कब, तो 1867 में की गई थी। और किनके द्वारा, तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पंडुग्राम ने किया था। ठीक है, उनका नाम इसमें नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, किसके द्वारा किया गया था, तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से किया गया था। ठीक है, यहाँ पर सहयोग कह रहा है ना, तो केशव चंद्र, देखिए इसमें नाम नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक ने शासन काल में संगीत का पाबंदी लगा दी थी। किस मुगल शासक ने शासन काल में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, तो वो थे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, औरंगजेब का कार्यकाल जो था 1658 से 1707 तक था। कब तक था, तो 1658 से 1707 तक औरंगजेब का कार्यकाल था। और इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश भी दे दिए थे। ठीक है, ये जो थे अपने शासक काल में संगीत पर पाबंदी लगा दिए थे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल किला स्थित हीरा महल को किनके द्वारा बनवाया गया था। तो किनके द्वारा बनवाया गया था, तो वो थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, बहादुर शाह जफर का जो कार्यकाल था, वह 1837 से लेकर के 1857 तक था। ठीक है, बहादुर शाह जफर का कार्यकाल कब तक था, तो 1837 से 1857 तक था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय आंगन मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, द्वितीय आंगन मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 तक लड़ा गया था। ठीक है, और उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, कब से कब तक द्वितीय आंगन मैसूर युद्ध लड़ा गया था, तो 1780 से लेकर के 1784 तक लड़ा गया था। सारे टॉपिक्स को आप लोग नोट करते रहिएगा बेटे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सब टॉपिक्स हैं। चलिए देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने 1857 के विद्रोह
को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? तो किसने किया था? तो डिजरायली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डिजरायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो ताना ताना भगत जो कि अली मुसलियर, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गाकार एवं आयताकार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वर्गाकार एवं आयताकार। और देखिए यहाँ के वर्गाकार एवं आयताकार दोनों प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यहाँ से जानवरों की हड्डियों का भी प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से जानवरों के हड्डियों का भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन गलत है? वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कि ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई। ठीक है, यह जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यह कथन गलत दिया गया है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार यह कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? तो किसे अशोक ने नियुक्त किया था? तो वो थे धम्म महामात्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए सम्राट अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्र में धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा संगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? तो संगोल जो है यह चोल वंश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चोल वंश से जुड़ा है। संगोल एक प्रतीक है जो कि चोल वंश से संबंधित है और यह शक्ति एवं अधिकार से अवतार का प्रतीक है। ठीक है, यह शक्ति एवं अधिकार के अवतार का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है हैदराबाद का विलय किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ऑपरेशन पोलो जो है 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के उद्देश्य से चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए उद्देश्य चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि स्वाली का युद्ध जो है अंग्रेजों एवं किसके मध्य में हुई थी? तो स्वाली का युद्ध जो है अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के मध्य में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1612 में हुआ था। ठीक है, और यह एक नौसैनिक युद्ध था। ठीक है, कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1612 में हुआ था यह युद्ध। और यह जो युद्ध था यह एक नौसैनिक युद्ध था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो निम्न में से हंटर आयोग का घटना घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पास हुई थी। कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पास हुई थी और यह एक ब्रिटिश नरसंहार था जिसमें कि लगभग 1600 लोग मारे गए थे और इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था और इसमें कितने लोगों की जान गई थी? तो लगभग 1600 लोगों की जान गई थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हो जाएगा गोदावरी मूसी, यह जो है सही सुमेलित नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए गोदावरी का हो जाता है पेंगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, मंजीरा, पूर्णा तथा वर्धा, ये सब इसकी सहायक नदी है। मूसी मगर सहायक नदी इसकी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो वो हो जाएगा ऋतु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए ऋतु परिवर्तन जो है यह पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है हमारा कि खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो यह हो जाएगा मिस्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मिस्र हो जाएगा। खमसिन मिस्र की स्थानीय पवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव को प्रतिशतता सर्वाधिक है? ठीक है, विश्व वन क्षेत्र में से किस एक
का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शीतोष्ण शंकुधारी वन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए वर्तमान में शीतोष्ण शंकुधारी वन के फैलाव की प्रतिशत जो है, प्रतिशतता विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, प्रतिशतता जो है विश्व में सर्वाधिक है, और यह वन जो है मुख्यतः उच्च अंशांशों उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है, फिर से इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए ताकि थोड़ा अच्छे से रिपीट हो जाए। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व वन क्षेत्र में किस एक फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतोष्ण शंकुधारी वन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए वर्तमान में शीतोष्ण शंकुधारी वन के फैलाव की प्रतिशतता विश्व में सर्वाधिक है, और यह जो है वन मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं यह वन? तो उच्च अक्षांशों पर मुख्यतः पाए जाते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है यह बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। ठीक है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा, तो इसका पहचानना है। तो देखिए सिपकिल्ला दर्रा जो दिया गया है ना, ये सिपकिल्ला दर्रा तो हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नथुला दर्रा सिक्किम हो जाएगा, और बेमडीरा दर्रा अरुणाचल प्रदेश होगा, और लिपुलेखा दर्रा जो है यह उत्तराखंड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप लोग का कौन हो जाएगा? सिपकिल्ला, लिपुलेखा, नथुला और बोमडीला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। ठीक है, 1 4 2 3 देखिए किसी में दिया गया है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1 4 2 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम संख्या से जाएगी। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? तो निम्नलिखित में से अंडमान को निकोबार से पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भूटिया जनजाति जो कि सिक्किम ऋतु प्रवास किया करते थे। ठीक है, हाँ तो सिक्किम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आम्र वर्षा यानी कि मैंगो सोवर संबंधित है? तो मैंगो सोवर जो है यह संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आम की फसल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए आम्र वर्षा जो है कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो कि आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उपयुक्त फसलों में से जो है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल को उगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पादक में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि अंतिम वस्तु की बिक्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अंतिम वस्तु की बिक्री सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है, जो कि जीडीपी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मुद्रित के मूल्य को मापता है। ठीक है, मौद्रिक मूल्य को नापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, नियम जो है संबंधित है, जेबीसी का बाजार नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह जेबीसी के बाजार नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो खुसरो समिति का जो संबंध है यह कृषि साख से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खुसरो समिति का संबंध कृषि साख से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कोई भी इनमें से शामिल नहीं है। और देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है। देखिए नोट कर लीजिए कि बैंक दर नीति के द्वारा खुले बाजार की क्रियाएं ये सब आती है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा था कि आरबीआई में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? तो इनमें से कोई भी शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला, ठीक है, गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो अपनी जो रिपोर्ट इसने कब प्रकाशित की थी? तो 1993 में की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
कि अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा जो है उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए अधिकार परीक्षा जो है उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर रीट क्षेत्राधिकारी नहीं दिया गया है, इसलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन है वो सही नहीं है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह कथन जो है सही नहीं है, उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, यह कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 ख में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण जो है यह अनुच्छेद 39 ख अनुच्छेद के में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? तो 5 तरीकों से इसे प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जो कि निम्न है। देखिए नोट कर लीजिए कौन कौन सी प्राथमिकता है। तो पहला है जन्म से, और वंश परंपरा द्वारा, और देशीयकरण द्वारा, ठीक है, देशीयकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार के द्वारा। ये वो जो है पांचों क्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए 36 नंबर देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची की विषय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समवर्ती सूची के अंतर्गत मूल संविधान में 47 विषय थे, ठीक है। कितने विषय थे? तो 47 विषय थे, ठीक है, जो कि अब बढ़ा करके टोटल 52 कर दिए गए हैं। इसको याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, नोट करिए। समवर्ती सूची के अंतर्गत मूल संविधान में 47 विषय थे, अभी वर्तमान में जो है यह 12 विषय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 88 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 88 के तहत जो है भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को जो कि शपथ दिलाता है निम्नलिखित में से, देखिए गलत दिया गया है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई भी इनमें से नहीं है कि जो शपथ दिलाता है लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो आखिर शपथ उनको दिलाता कौन है? तो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ठीक है, लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं कि अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो है यह अध्यक्ष के रूप में शपथ लेते ही नहीं है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि अध्यक्ष के रूप में यह शपथ कभी भी नहीं लेते हैं, लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लिया जाता है, लोकसभा जो है सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3 है। वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की जो संख्या है वह टोटल 3 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? तो कौन सा वरीयता जो है क्रम गलत है? तो इनमें से कोई नहीं, सभी जो दिया गया है सत्य दिया गया है। चलिए देखिए कि भारतीय राजस्व में भारत के प्रमुख पदाधिकारियों का वरीयता क्रम निम्न है, ठीक है। और नोट करिए कि पहले आते हैं राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे पर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, पांचवें पर भूतपूर्व राष्ट्रपति, छठवें नंबर पर मुख्य न्यायाधीश और सातवें नंबर पर कैबिनेट मंत्री आते हैं, ठीक है। इन सारों को सभी को नोट करते रहिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा, 40 हो गया सॉरी, 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि येलो बुक जो है किस देश की सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रांस देश की सरकारी दस्तावेज है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फ्रांस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो 50 देशों ने किए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और 26 जून को स्थापना से संबंधित अधिकार पत्र पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था और बाद में पोलैंड ने हस्ताक्षर करके इस संघ में 51वां सदस्य बन गया था। ठीक है, बाद में पोलैंड ने इस पर साइन करके 51वां सदस्य बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायुसेना के पश्चिम कनाडा का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो वायुसेना के पश्चिमी कमांड का जो मुख्यालय वह नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और टोटल जो है इसमें 7 कमांड्स है। ठीक है, टोटल कितने कमांड्स हैं? तो टोटल 7 कमांड्स हैं, जिसमें कि पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली में एवं पूर्वी कमांड का मुख्यालय अगर पूछ दे तो शिलोंग में बताइएगा। ठीक है, पश्चिमी कमांड का तो नई दिल्ली और पूर्वी कमांड का अगर पूछ दे क्वेश्चन में तो शिलोंग लिखिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राधा रेड्डी का जो संबंध है वह कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक किस वर्ष अरुंधति रॉय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। देखिए मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? तो 1969 ईस्वी में की गई थी और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा देने वाला पुरस्कार है और अरुंधति राय को 1997 में यह पुरस्कार दिया गया था। कब? अरुंधति राय को 1997 में यह पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर नहीं दिया गया ना 1997, इसीलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 का है हमारा कि पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के यह जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रेड डाटा बुक प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो रेड डाटा बुक जो है प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और रेड डाटा बुक ऐसे पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देता है जो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, जो कि खत्म होने के कगार पर है, वैसे पशु पक्षियों के बारे में बताता है। कौन से बुक में? तो रेड डाटा बुक के बारे में। और इसका पहला प्रकाशन जो है 1964 ईस्वी में हुआ था। रेड डाटा बुक का पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1964 में किया गया था। ठीक है, वही ना पूछ रहा है कि प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में किया, तो ऑप्शन नंबर बी 1964। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो जैव विविधता में जो है परिवर्तन भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव जो है प्रभाव में वृद्धि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कंचनजंगा का राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है, चलिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दिया गया है इसीलिए गलत है, सिक्किम रहता तो सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय मांसपेशी को कहते हैं तो हृदय मांसपेशी को हम लोग क्या कहते हैं? तो माइकोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माइकोकॉन्ड्रियम कहते हैं। हृदय की मांसपेशी की परत को माइकोकॉन्ड्रियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोप्रियोसेप्टिव, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ठीक है, अरे यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, चलिए पढ़िए। प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेटिव यानी कि पीएनएफ तकनीक संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर का लचीलापन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए शरीर के लचीलापन को बढ़ाने के लिए यह किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी जो है घुलनशील वसा में
देखिए कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है ना, तो विटामिन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विटामिन बी जो है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा था, वसा में विटामिन जो कि नहीं होता है विटामिन बी। और देखिए कि विटामिन बी और विटामिन सी दोनों होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों जो है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। कौन कौन? विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जो है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। और ये दोनों जो है पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो आखिर वसा में कौन कौन से घुलते हैं? तो वसा में ए, डी, ई, के, ये सब जो विटामिन होते हैं ये सब वसा में घुलनशील होते हैं और विटामिन बी और विटामिन सी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर विटामिन डी दिया गया है, इसलिए विटामिन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा परिमाण एवं आकार, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए मानव शरीर की अस्थियां की जो है परिणाम एवं आकार आधार पर वर्गीकृत की जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपिथीलियमी ऊतक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एपिथीलियमी ऊतक जो है यह शरीर का संरक्षण का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन। देखिए कि पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। और ऑक्सीजन हार्मोन की खोज जो है 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। कब की थी? तो 1880 ईस्वी में जो है ऑक्सीजन की खोज किया गया था, ऑक्सीजन हार्मोन की, और किसने किया था? तो डार्विन ने किया था उस वक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है? तो इसमें से हो जाएगा कि इनमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मूलकन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है। तो टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण जो है वो हो जाएगा मार्सिलिया एवं फर्न, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टेरिडोफाइटा पौधे का उदाहरण क्या हो जाएगा? मार्सिलिया एवं फर्न, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है। तो लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत जो है वह इनमें से कोई भी नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो आखिर कौन सा स्रोत होता है? तो अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, अग्नाशय जो है वो मानव शरीर की दूसरी जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। और लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत जो है यह अग्नाशय ही होगा, ठीक है, अग्नाशय होगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, तो जिसे हम लोग सहजीविता कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन जो बनता है उसे हम लोग सहजीविता कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक अलोह धात्विक खनिज है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोबाल्ट एक अलोह धात्विक खनिज है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन के विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। तो कौन सा तत्व है? वो हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन के विद्युत उत्पन्न करने हेतु उपयोग तत्व को परमाणु ईंधन कहा जाता है और इसका एग्जाम्पल हो जाता है यूरेनियम, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हाइड्रोकार्बन जिसके द्वारा कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो उसे कहा जाता है, तो उसको क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्कीन कहा जाता है उसको, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एल्कीन। देखिए एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु दो बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसको एल्कीन कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोना यानी कि गोल्ड को घोला जा सकता है, तो गोल्ड को घोला जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में जो है सोना को घोला जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 कर रहा है कि पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो पीतल जो है यह निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का
ये तांबा एवं जस्ता, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पीतल जो है निम्न में से किसका मिश्रण होता है, तो तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। और देखिए पीतल का जब निर्माण होता है तो कॉपर 70% तथा जस्ता 30% के मिश्रण से होता है। कितना कितना परसेंट, तो पीतल का जब निर्माण होता है तो कॉपर जो होता है 70% और जस्ता जो होता है 30% के मिश्रण से पीतल का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, कि एक जेटा बराबर होता है, तो एक जेटा बराबर 10 का पावर 21 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक जेटा बराबर 10 का पावर 21 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यंत शुष्क मौसम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है अत्यंत शुष्क मौसम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निकट दृष्टि दोष किसके किसके प्रयोग के उपचारित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए निकट दृष्टि दोष जो है यानी कि मायोपिया में व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ठीक है, दूर की दृष्टि को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, और इसका प्रमुख कारण है कि लेंस की क्षमता बढ़ना या फिर फोकस दूरी घटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का अवतल लेंस। इसको याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है, तो अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर क्वेश्चन इधर दिया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंद्रधनुष डैश के कारण होता है, तो इंद्रधनुष जो होता है वो डैश के कारण होता है, तो परिवर्तन एवं अपरिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए इंद्रधनुष का निर्माण जो है परिवर्तन एवं अपरिवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। इसमें और एक होता है मगर नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, सिर्फ दो ही हो जाएगा, परिवर्तन एवं अपरिवर्तन। मगर और भी एक रहता है कि आंतरिक परिवर्तन, तो ये तीनों जो है सही हो जाता है, ठीक है। और इंद्रधनुष को दो प्रकार में बांटा गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इंद्रधनुष जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीय इंद्रधनुष। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं सुमेलित है, तो कौन सा जो गलत सुमेलित है तो उसको बताना है, कि जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के आवर्तन का नियम, जो कि आइंस्टीन इनका नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया है, तो जिसे क्या नाम दिया गया है उसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। सप्तर्षि नाम दिया गया है उसको। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है जिसे कि सप्तर्षि नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया जाता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, वीवीआई है ये, ठीक है। ये जो है मतलब कि लगभग लगभग बहुत बार पूछा गया है, ये तो नहीं कर सकते हैं, मगर जितना भी हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराए हैं ना, तो लगभग लगभग हर बार ये क्वेश्चन हमको मिला है, ठीक है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है, तो यह 5.9% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 5.9% अनुमान लगाया गया है, जो कि अगर रुपया में देखें तो 17,86,816 करोड़ हो जाएगा। 17,86,816 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 551.7 बिलियन डॉलर आयात रहा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 551.7 बिलियन डॉलर। देखिए आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा, तो 551.7 बिलियन डॉलर आयात रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया, तो सबसे ज्यादा जो है एफडीआई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में टॉप 3 एफडीआई को आकर्षित करने वाला क्षेत्र जो है वो है, पहले नंबर पर आ रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूसरे नंबर पर सेवा क्षेत्र और तीसरे नंबर पर व्यापार क्षेत्र है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है, तो बिहार में जो है सबसे ज्यादा कौन सा जात है, तो वो हो जाएगा यादव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यादव है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए जाति आधारित जो गणना है 2022 का रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। कब, तो 2 अक्टूबर
2023 को जो है जातीय जनगणना जो 2022 का रिपोर्ट का रिजल्ट जारी किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 2023 को, जिसमें कि सर्वाधिक आबादी वाला यादव है। कितना है? 14.26% है। सबसे ज़्यादा यादव है, 14.26%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन। दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मेड्यूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? तो इसका नामकरण जो है यूएई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यूएई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में उदयपुर यानी कि राजस्थान में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोवोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी है। ठीक है, कोवोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी है, तो कौन है? तो यह हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोवोवैक्स वैक्सीन जो कि प्रोटीन सब यूनिट प्रकार का वैक्सीन है का निर्माण जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, OneWeb India 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का LVM-3 M3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, LVM-3 और M3। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया? निम्न में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत जो है भारतीय सेना के द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य जो है जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में LOC के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए किया गया है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनमें से सही आंसर हो जाएगा आप लोग का मध्य प्रदेश। देखिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन अवक्षेत्र क्षेत्रफल वाला हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए जो कि अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी है, मगर सबसे सर्वाधिक कौन है? तो मध्य प्रदेश है, और सर्वाधिक इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगनाथ, ठीक है, रंगनाथ हेतु पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक यानी कि नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तो यह जो है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए उड़ीसा सरकार द्वारा मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक यानी कि नर्सरी बैंक को खोलने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य जो है मैंग्रोव वनों की संरक्षण करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा राज्य। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको के साथ भारत ने किया था हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और कब किया था? अगर कब पूछ दे तो बोलिएगा मार्च 2023 में। ठीक है, मार्च 2023 में अगर कब पूछ दे तो इसको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए सुमन बेरी जो है ये पुरुष है, ना कि स्त्री है। ठीक है, नाम पर मत जाइएगा, ये जो है ये पुरुष है, डॉक्टर सुमन बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनके संबंध में जो है यह कोई भी कथन सत्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें से कोई भी कथन, शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, उनसे संबंधित कोई भी कथन सत्य नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा हमारा 87 नंबर क्वेश्चन कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान जो है चौथा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए और पहले स्थान पर इसमें है अमेरिका और लास्ट स्थान पर है भूटान, जो कि 145वां स्थान है। देखिए फिर से इसको पढ़िए कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा है। और पहले स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। और लास्ट स्थान पर कौन है? तो भूटान है। और भूटान का कौन सा लास्ट स्थान है? तो 145वां है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य से संबंधित
गमोच यानी कि गमछा को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, असम। देखिए दिसंबर 2022 में असम राज्य के गमछा को जीआई टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का। हाँ 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिला को छह भारतीय महिला को शामिल इसमें किया गया है। ठीक है, और 6 का नाम नोट करिए। निर्मला सीतारमण जो कि 36वें स्थान पर थी, और रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि 53वें स्थान पर थी, माधवी पुरी बुच जो कि 54वें स्थान पर थी, और शोभा मंडल 67वें स्थान पर, किरण मजूमदार 100 जो कि 72वें स्थान पर, और फाल्गुनी नायर जो कि 89वें स्थान पर थी। चलिए इस सभी को नोट कर लीजिएगा जो भी हम अभी बताए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देखिए, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण कह रहा है, भूषण नहीं, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 लोगों को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए वर्ष 2023 में कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें पद्म विभूषण 6 लोगों को, और पद्म भूषण जो है वह 9 लोगों को। पद्म विभूषण देखिएगा 6 लोगों, और पद्म भूषण 9 लोगों, और पद्म श्री जो है वह 91 लोगों को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। तो निम्नलिखित में से जो है किसे, तो सोथियारा चिमिन को तो किया गया है, वरना तदासी है। तो देखिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त में से सभी। 64वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। तो इन तीनों को सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का जो संबंध है यह किन राज्य से है। तो यह जो है किस राज्य से है, तो मध्य प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है, और इस योजना के तहत जो है प्रत्येक लाभार्थी परिवार को जो है आवास निर्माण के लिए 6 वर्ग फीट का जमीन दिया जाएगा। ठीक है, 6 वर्ग फीट जमीन हर एक परिवार को दिया जाएगा इसी योजना के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है। तो सीबीएसई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सीबीएसई के द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जो है जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सीबीएसई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है। तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक है वो है मेघनाथ देसाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेघनाथ देसाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन चालू हो गया, ज़्यादा नहीं बस 5 रहता है। ठीक है, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा 728। 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 5814, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 98 का राइट आंसर हो जाएगा 219, और 99 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 30, और 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा 9। तो साथियों यही था हम लोग का आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ऐसे ही हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कंटिन्यू रखेंगे, और एक क्लास होता है बिहार दरोगा का। ठीक है, तो सभी क्लास जो होता है हमारे चैनल पर, सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लाभकारी रहता है, हेल्पफुल रहता है, आप उसको वॉच करिए, और उस पर कॉमेंट करिए कि आखिर क्या चीज़ का कमी रह जाता है मेरे द्वारा, उसको हम आगे से पूर्ण करके अच्छे तरीके से और वीडियो को अपलोड करेंगे। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, भाइयों के पास, सभी के पास वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जिसको ये वीडियो की जरूरत हो सबके पास ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।